आता हूं, मैंने ये कहा है कि उसके पास में 10 लाख रुपए का आईटीसी क्रेडिट है जब उसने एक्सपोर्ट किया है, और जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 1 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट करते समय उसका रेट उस एक्सपोर्ट की सप्लाई पे 18% का है। 18 लाख रुपए वो आईजीएसटी पे कर दे। पे करने का मतलब है कि जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है वो क्रेडिट ले उसका और बाकी पे कर दे। 8 लाख पे कर दिए उसने, और 8 लाख पे करके 18 लाख उसको मिल जाएंगे, यानी कि अभी तो 2.5 लाख मिल रहा था, अब उसको 10 लाख पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब पहले केस में आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था भाई, सब लोग क्लियर है ना? नहीं, वो कहता है कि इसका एडजस्टमेंट 3 करोड़ तू जो बेचेगा नहीं बेचेगा, ये कैश मैकेनिज्म के लिए। कई बार लोगों के पास क्या होता है कि अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट पड़ा रहता है। देखो, इसमें एक बार हमें ये देखना चाहिए कि जिन लोगों के पास अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट पड़ा हुआ है वो तो पेमेंट का मेथड ही अडॉप्ट करेगा ना। जितना अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है एक्सपोर्ट के थ्रू सारा निकल जाएगा। सर वो तो 18 लाख इमीडिएटली मिल गया ना, अगले वीक में 18 लाख मिल गया ना, आपकी जेब में आ गया। 10 लाख तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ वो आ गया आपके अकाउंट में, 8 लाख जो पे किया था वो आ गया आपके अकाउंट में, 18 लाख आ गया पूरा। हाँ, ऐसा है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसी एग्जाम्पल को। हाँ, मैं पहले अपना एग्जाम्पल सबके सामने डाल देता हूं और फिर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। आज की डेट में मैं एक्सपोर्ट भी सप्लाई करता हूं और डोमेस्टिक सप्लाई भी करता हूं। मेरी बुक्स में 10 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। कोई कंफ्यूजन है यहां? 3 फिगर आ गई मेरे सामने। अब मेरा डोमेस्टिक टर्नओवर 3 करोड़ का मैं कर चुका हूं, 1 करोड़ का मैंने एक्सपोर्ट करना है। अब 1 करोड़ का जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं कोई टैक्स नहीं चार्ज करूंगा एक्सपोर्ट पे, और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का मिलेगा मेरे को, रिफंड कितने का क्लेम कर पाऊंगा मैं? एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनपुट इनटू इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना बना 10 लाख इंटू 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 4 करोड़, कितना बना? 2.5 लाख। क्लियर है ना सबको? कोई 2.5 लाख की फिगर पे तो कहीं नहीं ना, क्लियर है ना? अब 2.5 लाख मिला उसको इस सिचुएशन में कि जब वो ये कह रहा है कि मैं एक्सपोर्ट के आइटम पे टैक्स पे नहीं करता गवर्नमेंट को और मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड में जाता हूं। अब मैं कहता हूं दूसरा ऑप्शन कह रहा है वो कि वो एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दे, ना कि उससे चार्ज करे। जो इंपोर्टर है उससे चार्ज नहीं करेगा वो, एक्सपोर्टर कहता है, मतलब वो गवर्नमेंट कहती है कि आप एक्सपोर्ट, एक तरीके से मैं पहले बता देता हूं, क्या वो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी 18 लाख रुपए पे कर दो। अब 18 लाख रुपए पे किया तो आप 18 लाख रुपए पूरा पे करने से पहले अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लोगे, मतलब एडजस्ट करोगे। आपने 18 माइनस 10 लाख, 8 लाख रुपए आपने पे कर दिए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट अगले ही दिन अगर आपको 18 लाख रुपए दे दे तो इसका मतलब जो 10 लाख रुपए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में फंसा हुआ था वो पूरा का पूरा आपके हाथ में आ गया, बैंक में आ गया। तो आप किस में जाना चाहोगे? इसका पर्पज ये है देखो, जहां तक मेरे को समझ में आ रही है, इसका पर्पज ये है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। नहीं, नुकसान क्या हो रहा है गवर्नमेंट का, ये बताओ। हाँ, कम मारा कहां जा रहा है सर? हम्म, हाँ, हम्म, 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 हम्म। ऐसा है, उनका कहने का मतलब ये है कि किसी के पास अगर अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट एक्युमुलेट हो रहा है, अगर वो एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट को प्रमोशन देता है तो हम उसके अगेंस्ट उसको, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड पड़ा रह जाता है, उसको अनयूटिलाइज नहीं रहने देंगे। हम्म, ऐसा है, इसलिए इस हम्म
नहीं, उनको उनको रिफंड दे रहे हैं अलग से, उनको रिफंड दे रहे हैं अलग, लेकिन हर एक को नहीं दे रहे, ओनली क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, ओनली क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। मतलब ऐसा है, देखो ऐसा है कपिल जी आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट में ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया कि वो 8 लाख दे के फिर 7.5 लाख रुपए 8 लाख की एवज में दे रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूं क्या है लॉजिक, क्या है जो मेरे को समझ में आता है। देखो लॉजिक उनका क्या रहा होगा ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा लॉजिक, मेरे को क्या लगता है लॉजिक क्या है कि वो कहते हैं ऐसा लॉ क्या है, इसलिए ऑप्शन दिया है आपको, आपको जो बेनिफिशियरी हो रहा है एज एन एक्सपोर्टर आप उसको अडॉप्ट कर लो। ऐसा नहीं है उन्होंने मैंडेटरी बना दिया ऐसे ही करो। इसका मतलब वो एसएससीज को बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर अनयूटिलाइज क्रेडिट बच गया है तो यू ट्राई एंड डू सम एक्सपोर्ट एंड डू दिस मैकेनिज्म एंड टेक योर क्रेडिट बैक। एक्सपोर्ट प्रमोशन ही है जो, हाँ ये एलयूटी बोलते हैं जिसको, एलयूटी क्या बोलते हैं, अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। मतलब ये कि भैया ये मैं उससे चार्ज नहीं कर रहा, मैं किसी तरीके से आगे वो नहीं हूं और कुछ करूंगा नहीं। अगर आप 0 रेट पर कर रहे हो तो बहुत सारी अंडरटेकिंग मांग लेते हैं वो। नहीं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास में एक तो एलयूटी देके 0 पे उसको पास ऑन कर दो। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप आईजीएसटी पे करके फिर आपको कोई रोकेगा नहीं, आप उसको चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे हो देखो ड्यूटी पे कर रखी है हमने इस पे, और आपको बाहर निकलने में भी इजी होता है, वो गुड्स का बाहर निकलने में भी इजी होता है। और दूसरा गवर्नमेंट को सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नमेंट को कोई पंगा नहीं लेना, तुम्हारा कितना था कितना नहीं था, एक्सपोर्ट किया है प्रूफ हो गया, आईजीएसटी पे किया, पूरा ले जाओ मेरे से। इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस में गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मैकेनिज्म डाल रखा है, जब आप प्रोसीजर देखोगे ना एक्सपोर्ट का, जो सेकंड वाले मैकेनिज्म के लिए तो कुछ भी नहीं है, जस्ट प्रूफ दे दो कि आईजीएसटी पे किया और एक्सपोर्ट किया है, तीसरा कोई डॉक्यूमेंट मांगती नहीं है, और विद इन 7 डेज आपके अकाउंट में रिफंड। और पहले मैकेनिज्म में वो देखा गया, पहले आपको जो क्रेडिट लिया एलिजिबल हो या नहीं हो, कितने एलिजिबल हो, ये सारी चीजें वो असेसमेंट के टाइम पे देखेगी एक्सपोर्ट के केस में, जितना आपने एडजस्ट किया उस समय, लेकिन रिफंड के टाइम पे नहीं देखेगी, और असेसमेंट के टाइम पे तो हर दोनों केसेस में ही देखेगी। समझ रहे हैं ना? तो मतलब दिस इज अ वेरी वेरी बिग थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट कि एक्सपोर्ट को बेनिफिट देना है। और तभी हम एक फोरम पे बात कर रहे थे, तो हम भिवाड़ी में बोल रहे थे, तो वहां ये बात हो रही थी कि भैया ये तो बहुत अच्छा है कि कुछ ना कुछ अपने एक्सपोर्ट एवेन्यूज निकालें। अगर व्यापारी सोचता है एक्सपोर्ट एवेन्यूज निकालें तो डेफिनेटली ही कैन डू, और जब एक्सपोर्ट एवेन्यूज निकलेंगे देन डेफिनेटली दिस कंट्री विल ग्रो। हाँ, फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना आपको, फिर क्या फायदा है, फिर आपका कोई पुराना अनड्यू अनयूटिलाइज क्रेडिट पड़ा आ रहा है, उस केस में भी बहुत बड़े फायदे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, उसको यूज करने का। तो अब ये कंसेप्ट क्लियर है रिफंड वाला। रिफंड वाले में, जब हम रिफंड वाले में फिर हम ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, जो सेक्शन 52 है सर, इसलिए तो ऑप्शन दिए ना आपको, आप उन ऑप्शन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, आपको जो बेनिफिशियरी हो रहा है टेक दिस बेनिफिट। सो अब हम आ जाते हैं व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है सर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्लियर है, रिफंड का कंसेप्ट क्लियर है। जो ये रिफंड का कंसेप्ट यहां है वही गुड्स के लिए है, वही एसईजेड के लिए है। इस रिफंड के कंसेप्ट को आगे और कहीं डिस्कस नहीं करेंगे, रिफंड में जो और छोटी मोटी चीजें वो डिस्कस करेंगे, फिर अपनी चीजों पे आएंगे वापस। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं, एसईजेड करते हैं, फिर चाय का ब्रेक लेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या फर्क है? हर जगह जहां भी सर्विस और गुड्स आ जाता है, आप ये मान लो कि पक्का डिफरेंट रूल होगा। कोई जीएसटी में क्या, किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी लॉ में गुड्स और सर्विसेज के लिए सिमिलर रूल नहीं बन सकते। तो अब यहां क्या कहता है, व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज? वो कहता है 5 चीजें कह रहा है, और 5 एंड हैं। 5 अगर पूरी होंगी तभी एक्सपोर्ट माना जाएगा, अदरवाइज एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो पहली क्या है कि सप्लायर की लोकेशन कहां होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। रिसिपेंट की लोकेशन कहां होनी चाहिए? प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होना चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए। एंड 5th बड़ा इंपॉर्टेंट है,
फिफ्थ वाले के लिए कहता है कि जो एक इंडियन एंटिटी अगर कोई अपनी ब्रांच या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया बना देती है, आपस में गुप्पम चुप चालू कर लेते हैं और एक्सपोर्ट के बेनिफिट ले जाते हैं, वो अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि द डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में, एंड वन ऑफ द पर्सन इज आउटसाइड इंडिया, देन द इन बिटवीन दोज ट्रांजेक्शन वी विल नॉट डीम इट एज एन एक्सपोर्ट। नहीं, इनकम टैक्स में तो कुछ, इनकम टैक्स में तो टैक्स पे करो, यहां तो सप्लाई के लिए मान रहे हैं ना। देखो पहली बात यह है कि वहां वो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब अगर समझ रहे हैं ना, पांचवा प्रोविजन क्लियर है ना? फिफ्थ को, फिफ्थ वाला प्रोविजन ये कहता है कि अगर मेरी एक एबीसी एंटिटी है, दिल्ली में बैठी हुई है, उसी एंटिटी ने क्या किया है कि अपना डायरेक्ट एक्सपोर्ट ना करके वो क्या करते हैं, राउंड ट्रिपिंग करना चाहते हैं। अपनी एक एंटिटी को वहां किया, सिंगापुर भेज दिया, सिंगापुर से किसी तरीके से कम रेट पे इंडिया में ले आए, तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट पूरा ले लिया, और फिर वो दोबारा गुड्स वापस आ गया, और फिर दोबारा गुड्स बाहर चला गया, फिर दोबारा गुड्स वापस आ गया, फिर बाहर चला गया। तो ये चीजें रिलेटेड पार्टी होती हैं तभी हो पाएगा। नहीं, अकाउंटिंग एंट्री में तो एक्सपोर्ट ही मानोगे आप। मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ टैक्स के पर्पज से उसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। अकाउंटिंग एंट्री में आप एक्सपोर्ट मानोगे, लेकिन 80 एसएससी तो खत्म हो गया, लेकिन उसका एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा ये मेरे को पता नहीं। इनकम टैक्स में आजकल एक्सपोर्ट को कोई बेनिफिट नहीं है। हेड ऑफिस और ब्रांच को नहीं माना इन्होंने। ऐसा अभी इन्होंने जो कहा है ना, वो कहते हैं डिस्टिंक्ट एंटिटी मतलब एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। अब एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया क्या है कि यहाँ जो ब्रांच होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, उस होली ओन सब्सिडरी कंपनी की हेड क्वार्टर वहाँ है। अगर इन सबको मानने लग जाएंगे ना वो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। मतलब हाँ, दे शुड चार्ज अ टैक्स, दे शुड चार्ज अ टैक्स। वो मतलब वो कहते हैं एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, और जो भी सप्लाई होगी वो टैक्सेबल सप्लाई होगी। वही मैं कह रहा हूं, वो इशू है। लेकिन इसमें ना कुछ जो आप डेफिनेशन देखेंगे ना, फिक्स्ड एस्टेब्लिश मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज किया है, मियरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब, एस्टेब्लिशमेंट में इन्होंने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा ही क्लोजली वो किया है कि भाई मैं एक एंटिटी यहां बैठी हुई है, उसने ब्रांच ऑफिस खोल रखा है, वहां ब्रांच ऑफिस खोल रखा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल रखा है, वो एस्टेब्लिशमेंट मांगा है, माना इन्होंने। जो डिफरेंट एंटिटीज हैं, होली ओन सब्सिडरी कंपनियां ऑफ द हेडक्वार्टर, उसको इन्होंने वो डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं, मतलब उसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना इन्होंने। मतलब ब्रांच ऑफिस नहीं, सब्सिडरी एंड एचओ रिलेशनशिप विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस, क्योंकि वो लीगल एंटिटीज हो गई। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब दे आर एग्जैक्टली टू थिंग्स, ब्रांच ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। आपने किसी इंडियन कंपनी का वहां ब्रांच ऑफिस बना दिया, अल्टीमेटली क्या करता है, आप उसमें कंसोलिडेट करते हो अपने काम के लिए, तो वो वहां उसको अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा। अगर वो एंटिटी डिफरेंट बन गई तो वो तो वहां टैक्सेबल हर तरीके से, समझ रहे ना? नहीं, ऑफशोर सर्विसेज में भी आपने रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी। अगर मैं ऑफशोर सर्विसेज दे रहा हूं, एंटिटी डिफरेंट बना रखी है 100% ओन कंपनी बना के, तो ये लागू नहीं होता लॉ। तो उस केस में आप यहां से बिलिंग कर रहे हैं ना उस थर्ड पार्टी को, आप अपने पर्सन को तो बिलिंग कर नहीं रहे, तो काम खत्म होगा, वो तो एक्सपोर्ट है ही है। आप अपने पर्सन को बिलिंग नहीं कर रहे हो, जो रिप्रेजेंटेटिव है या सिर्फ ब्रांच है आपकी, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बिलिंग किसी, तो ये तो एक्सपोर्ट माना ही नहीं गया ना, गुड्स तो पहले ही वहां है। गुड्स शुड मूव फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया है, तो मर्चेंट में आ जाएंगे, पर मर्चेंट में एक्सपोर्ट का बेनिफिट तो है नहीं ना गुड्स के केस में। एक्सपोर्ट में कहते हैं ये पांचों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर और लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज और लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या है।
क्योंकि लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स डिफाइंड नहीं है लॉ में, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये, लेकिन लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज डिफाइंड है, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द गुड्स डिफाइंड है। अब उसके बेसिस पे हम देखते हैं जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उससे रिजॉल्व हो जाएंगे, जो डोमेस्टिक इंडियन वाले भी हैं। ये कहते हैं लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज क्या है, 4 क्लॉजेज हैं इसके। एक क्लॉजेज तो ये कह रहा है कि जहां वो रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस वेयर ही इज टेकन द रजिस्ट्रेशन, अगर वहां से सर्विस प्रोवाइड, मतलब सर्विस की कोई बात ही नहीं आ रही, अगर वो कहता है वो वहां से सर्विस ना प्रोवाइड करके किसी दूसरी जगह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वहां उसने फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है अपना, वहां उसने अपना फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है। जो अभी हम जितनी भी बातें कर रहे थे वैसे भी, कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं बैंक ऑडिट पे बेंगलोर जा रहा हूं, मैं एक ऑडिट पे ऐसे पे बेंगलोर मतलब कहीं भी जा रहा हूं, आउटसाइड दिल्ली जा रहा हूं या गुड़गांव जा रहा हूं, और वहां मेरे को 6 महीने रहना पड़ जाता है, और मैं वहीं एक होटल में रहता हूं, उनकी कंपनी में जाता हूं, काम करता हूं, बस और कोई काम मेरा नहीं है, तो क्या मेरा वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा? वहां नहीं माना जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग देयर टू प्रोक्योर न्यू बिजनेस, आई एम गोइंग टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच आई एम सपोज टू परफॉर्म फ्रॉम माई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सो वो कहता है कि दिस इज नॉट समथिंग। लेकिन अगर मैं वहां जा रहा हूं, वहां मैं एक बंदा हायर कर लेता हूं, उसको फ्लैट दे देता हूं, वहां लैपटॉप रख लेता हूं, कंप्यूटर रख लेता हूं, और वहां ये देखता हूं कि इस क्लाइंट को तो कर दे, तू इसको तो करेगा ही करेगा परमानेंट, लेकिन मैं भी अपने कार्ड पे कहीं ना कहीं दुबका छोरी है, मतलब दिखा दिखू के ये कह देता हूं ऑफिस है जी हमारा वहां, तो वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ? वो तो हो गया। तो वेरी थिन डिफरेंस बट वेरी क्लियर, वेरी थिन बट वेरी क्लियर, कि फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या, अगर वो वहां से सर्विस नहीं दे रहा, मतलब प्रिंसिपल प्लेस से बिजनेस नहीं दे रहा, तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है। अगर मल्टीपल फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से दे रहा है तो अलग अलग जगह से बिल डालो, वही वहां से सर्विस मानी जाएगी जहां दोनों जगह से, मतलब मोर डायरेक्टली कनेक्टेड एरिया है। जैसे मैं दिल्ली से भी दे रहा हूं, बॉम्बे से भी दे रहा हूं, अब बॉम्बे से 90% सर्विस हो रही है, मोर डायरेक्टली कनेक्टेड है, दिल्ली से नहीं है, तो वो चीज देखी जाएगी इसमें। और अदरवाइज फिर इन द एब्सेंस ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द रिसिपेंट, ठीक है ना। सेम इन्होंने सप्लायर की है, एग्जैक्टली सेम है, सप्लायर की एग्जैक्टली सेम है। तो इस केस में हम एक्सपोर्टर के केस में जब देखेंगे, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो हमें ये डेफिनेशन माइन्यूटली स्टडी करनी पड़ेगी, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ड्राफ्ट होने चाहिए कि अगर मैं एक्सपोर्ट करवाना चाह रहा हूं, उस बंदे को कहीं किसी तरीके से ये ना लग जाए कि कोई ना कोई इसका ऑफिस यहाँ इंडिया में भी बैठा हुआ है। वो डायरेक्टली ऐसा होना चाहिए कि किसी इंडियन, जैसे बहुत सारी बाहर की कंपनीज हैं, आप उनसे बिजनेस करते हो, लेकिन उनके कोई ना कोई बिजनेस इंडिया में भी चल रहे होते हैं, किसी का जिक्र ना आ जाए उसमें, और आ भी जाए तो ऐसा ना आ जाए कि वो वहां से सर्विस भी दे रहा है किसी तरीके की, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया नहीं रहेगा, यही हो जाएगा, और रिसिपेंट की लोकेशन ही बदल जाएगी। तो आप ये टेस्ट फेल कर जाओगे और आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट से बाहर होकर आपको एक्सपोर्ट पे इवन आईजीएसटी भी पे करना पड़ जाएगा। रिफंड की तो बात छोड़ दो। मैं ये कह रहा था कि अगर मानो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका मानो यूएस ऑफिस है, उनके इंडिया में भी ऑफिसेज हैं, आपने यूएस कंपनी के साथ में कॉन्टैक्ट किया है, उसको एक्सपोर्ट करेंगे आप सर्विस, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो कहीं आप वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ड्राफ्ट करो कि किसी तरीके से जो यूएस एंटिटी है उसका ये जिक्र ना आ जाए कि आप कुछ सर्विस इसको भी दे रहे हो। अगर इसको दे रहे होगे तो रिसिपेंट की डेफिनेशन यहां, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वहां किया है, कॉन्ट्रैक्ट वहां किया है, लेकिन रेंडरिंग यहां हो रही है, तो आपकी यहीं रह जाएगी सर्विस और टैक्सेबल हो जाएगी। आप एक्सपोर्ट सोच के बैठे रहो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आप, तभी मैं कह रहा हूं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल बिजनेस, होल ट्रांजैक्शन, एंड ऑल्सो गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। हम कई बार कह देते हैं भाई कहां, बोले सर सिंगापुर पे लो, एक्सपोर्ट मान ले, एक्सपोर्ट मान ले, कितने बड़े रिपोर्कशंस होंगे, ना रजिस्ट्रेशन लेंगे हम उसका, ना रजिस्ट्रेशन चलो ले लेंगे एक्सपोर्ट के केस में रिफंड क्लेम करने के लिए, रिफंड भी नहीं मिलेगा, सस्ता बेच रहे होंगे, हम तो सोच रहे हैं रिफंड क्लेम कर लेंगे, तो ऑब्वियसली जितना आईटीसी है वो तो पास ऑन कर ही रहे होंगे भाई, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, आईटीसी तो पास ऑन ऐसा सोच के चल रहे होंगे, आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन मान के चल रहे होंगे उसको, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा आपका। तो ये जो मैं ये कहता था, ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इसीलिए है कि इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं।
अभी तो मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे नहीं आया, इंपोर्ट ने तो सबको हिला दिया है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का एक क्लॉज ऐसा है, मैंने आज के डिस्कशन में नहीं रखा उसको, क्योंकि हमने इंपोर्ट टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो क्लॉज डिस्कस करना चाहूंगा मैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या कहता है वो, ये जो 5वां क्लॉज है इसका उल्टा बोलता है वो। ये जो 5वां क्लॉज है इसका उल्टा बोलता है वो। इसका उल्टा क्या बोलता है वो, कि यहां तो कह रहा है कि डिस्टिंक्ट पर्सन अगर हैं तो हम डिस्टिंक्ट नहीं मानेंगे एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन इंपोर्ट के लिए अगर सेम एस्टेब्लिशमेंट है तो हम डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेंगे। यानी कि यहां से अगर भेजोगे तो एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, अगर वहां से लोगे तो इंपोर्ट मान लेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन आप देखोगे और उसमें एक क्लॉज हमारी सप्लाई की डेफिनेशन में देखोगे। सप्लाई की डेफिनेशन में शेड्यूल 1 को याद करो। शेड्यूल 1 क्या था? विदाउट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन का 4th नंबर क्लॉज क्या था? any services procured from his related party or establishment outside India by an Indian importer, services के लिए था। so that will be deemed to be import, that will deemed to be import even without consideration। आज की डेट में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के इश्यूज हैं सर्विस टैक्स में इस मैटर पे, जबकि ये क्लॉज नहीं था। वहां तो उन्हें ये प्रूव करना पड़ता था कि इंपोर्ट तब मानोगे जब मैंने पैसा पे किया है वहां। अब तो इन्होंने ये पंगा ही खत्म कर दिया, अब तो हर चीज को इंपोर्ट मान लेंगे। आईटी कंपनीज की हवा निकल गई है पूरी। आज की डेट में कोई भी आईटी कंपनी जो यहां बैठी हुई है, बाउंडेड लेके बैठी हुई है, नॉन बाउंडेड लेके बैठी हुई है, और होली ओन सब्सिडी। अभी मेरे पास एक केस आया, वो क्या करते हैं कि वो सिंगापुर में उनकी मेन कंपनी बैठी हुई है, उसने यहां 50-60 कंपनीज बना रखी हैं, दे आर एन एफएफआईज। और एफएफआईज के केट में कहता है हम तो सिक्योरिटीज के काम करते हैं। मैं गया, मेरे पास में उन्होंने टाइम लिया था उसके डिस्कशन के लिए, तो जब मैंने उनको डिस्कशन करके ये प्रोविजन बताए, हिल गए सारे। वहां कहते हैं हम तो ये शेयर खरीदना है ना खरीदना वहीं से पूछते हैं। भाई हमारा तो मेन कंसल्टेंट वहीं बैठा हुआ है, और अब ये रिकॉर्ड कैसे पता लगेगा? भाई साहब ये जो फोन की कॉल जो आपके हेडक्वार्टर को हो रही है, किस लिए किया? हनीमून की बातें की? क्या बातें की आपने? मतलब आई मीन यू आर गेटिंग सम सर्विसेज फ्रॉम देम, and even without consideration we will consider that's an import and you have to pay IGST on it। हिल जाएंगे सारे लोग। मतलब आरसीएम में IGST लेवी हो जाएगा। कंसिडरेशन है या नहीं है? ये जितने कॉल लॉग हैं, जितने ईमेल हैं, जितने कम्युनिकेशन हैं, सब बाहर काम हो रहा है। यहां काम क्या होता है उनका? यहां बेचारे 4 अकाउंटेंट बैठाते रहते हैं, वहीं से थप्पड़ मारते रहते हैं उनको फोन पे। मतलब एक बंदा 100 कामों के लिए बैठा रखा है, और बेचारा इतना सर क्या करें, बहुत काम है। यहां बंदे को भी नहीं हायर करने देते, सुबह आते हैं क्योंकि उसको 1.5 लोगों की 2 लोगों की सैलरी दे देते हैं। मतलब आई मीन आइडिया ये है कि दे आर जस्ट डूइंग लाइक एनीथिंग, एवरीथिंग इज सिटिंग देयर। अगर वो देखो, पहली बात तो यह है कि उनकी आउटपुट सर्विस क्या है। मैं रिवर्स की बात कर रहा हूं, वो अगर जो सर्विस ले रहे हैं, अब क्या है कि जैसे आप कह रहे हो, आपके केस को ही ले लेते हैं कि जैसे एक कंपनी है, आज वो होली ओन्ड कंपनी सिंगापुर की कंपनी ने यहां बना रखी है फॉर एग्जांपल, और यहां से वो कंपनी पूरे यूरोप को सप्लाई करती है अपनी सर्विसेज, अकाउंटिंग, एडमिन, फलाना ढीका सब कुछ सप्लाई करती है। यानी कि वो जो इंडियन एंटिटी यहां से एक्सपोर्ट कर रही है, वो तो एक्सपोर्ट कर ही रही है, वो तो एक्सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में पहले अगर एक्सपोर्ट कर रही है और फिर उसको IGST रिफंड, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहां एडमिन बैठा हुआ, आदमी बैठे हुए, डिसीजन मेकिंग वहां बैठी हुई है सिंगापुर में। मैं कह रहा हूं जेबी है, लेकिन जेबी की बात में यह है कि उस जेबी के केस में अगर वो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसने ब्रांच ऑफिस बना रखा है, यहां मोर देन 50% होल्डिंग है, एस्टेब्लिशमेंट और डिफरेंट एंटिटीज है, और ये प्रूव हो जाता है कि वहां से उसने सर्विसेज ले रहे हैं कुछ, और उस पर इंपोर्ट विदाउट कंसीडरेशन भी इंपोर्ट मान लिया जाएगा, IGST पे करनी पड़ जाएगी उनको। वो बात अलग है कि अगर वो फुली एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस IGST को इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे उसका। रिफंड ऐसा है, मैं आउटपुट की बात नहीं कर रहा, आप आउटपुट की बात है, मैं इनपुट की बात कर रहा हूं कि जो वो बंदे सिंगापुर से अपने लोगों से बातचीत करके सर्विसेज ले रहे हैं कि इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें।
डीम्ड सर्विस मान ली जाएगी, डीम्ड सर्विस। वो जो आउटपुट सर्विस कर रहे हो ये डीम्ड इनपुट मान ली, डीम्ड इंपोर्ट मान लिया जाएगा। वैल्यूएशन रूल सर, वैल्यूएशन रूल। मैं उल्टा कह रहा हूं, हाँ 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 हाँ। तो वो कहते हैं कि ऐसी आईटी कंपनीज के साथ में बहुत बड़े काम हो रहे हैं इस तरीके के, बहुत ज्यादा बड़े काम हो रहे हैं इस तरीके के। हाँ जी सर। देखो रेवेन्यू शेयर का मतलब तो ये हो गया कि भाई वो उनके कॉमर्शियल टर्म्स हैं। इन कॉमर्शियल टर्म्स में अगर यहाँ तो उन्होंने बात कर ली कि भैया मैं आपसे सर्विस लूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा, ये तो एक्चुअल एक्सपोर्ट ही हो गया, इंपोर्ट ही हो गया। जब वो कहते हैं, जब मतलब रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब ये हो गया भाई आप, मैं आपको टेक्निकल सपोर्ट दूंगा, आप आगे सप्लाई करोगे, इंडिया में करोगे, बाहर करोगे, तो इसका मतलब जो वो उसको टेक्निकल सपोर्ट देगा उसकी एवज में रेवेन्यू शेयरिंग होगा। एक तरीके से पैसा लेके जा रहा है ना, यहाँ तो प्रूव ही हो गया पैसा लेके जा रहा है, यहाँ तो वैसे ही इंपोर्ट मान लेंगे उसको। भाई मैं तो कह रहा हूं अगर कोई प्रूफ भी नहीं होता कि पैसा जा रहा है वहां, तो तब केस में भी कहते हैं विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई मान लेंगे हम इसको। तो मतलब ये इंपोर्ट की बात थी, एक्सपोर्ट की बात नहीं थी। एनी हाउ हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। एक्सपोर्ट के लिए मेरे को आपके पास कहने के लिए यही है बस। अब हम एसईजेड पे आते हैं। एसईजेड के बाद में टी ब्रेक एंड टी के बाद में फिर आगे रिफंड। और ये और क्या इंपोर्ट है? कौन सा ऐसा इंपोर्ट है इस पे आरसीएम नहीं देना? सब पे आरसीएम देना है। और तो और एक और बात बता दूं, एसईजेड भी दो सारी सप्लाईज उसकी जीरो रेटेड है, लेकिन जब वो इंपोर्ट करेगा उसके लिए भी प्रोविजन डालना भूल गए, उसको भी आईजीएसटी पे करके करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो मतलब उस केस में इन्होंने ये भी एक वो डाल दिया। बट एनी हाउ वो अभी ऐसा इशू है कि जो प्रोसीजरल का मामला है, कोई कस्टम एक्ट में चेंज हुए हैं। आप देखो एक ना अपना लॉ, टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ बना था, टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ 2017। तो जो एक्साइज और कस्टम में जो चेंजेस आए हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट में चेंज आया, कस्टम एक्ट में चेंज आया, एक्साइज लॉ में, एक्साइज एक्ट में चेंज आया, एक्साइज रूल्स में चेंज आया। वो जो चेंज आया है वो अमेंडमेंट, टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ 2017 में आए हैं, जिसमें इन्होंने ये सारी चीजें चेंज की हैं। जो आईजीएसटी लगेगा इंपोर्ट के केस में, वो उसका वैल्यूएशन कहां होगा? 15 सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट नहीं होगा उसका वैल्यूएशन, उसका कस्टम में वैल्यूएशन होगा। तो कस्टम में रिलेवेंट चेंजेस उन्होंने कर दिए, ऑलरेडी पास कर दिए पार्लियामेंट ने। जैसे ही आप कस्टम से निकालोगे तभी उस समय आईजीएसटी पे कर रहे हो, वहां कोई गुड्स है ना? ना सर, वहां तो देखो गुड्स के केस में तो कस्टम से लोगे तभी पे करना है, और सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई पे चले जाओ। सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज का जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसके हिसाब से पे करोगे। और लोकल के लिए भी टाइम ऑफ सप्लाई में जाना पड़ेगा आपको रिवर्स चार्ज में। नहीं, जो कस्टम वैल्यूएशन रूल कहते हैं उसमें बिल ऑफ एंट्रीज तो आपका महकमा है, आप जो मर्जी कर दो उसमें। जो इन्होंने क्या किया है कि कस्टम में वैल्यूएशन रूल जो चेंज किए हैं उसमें सिर्फ ये सीजीएसटी एसजीएसटी को छोड़कर जितनी भी ड्यूटी लगनी है सब ऐड कर दी है वैल्यूएशन में। पहले क्या होता था कि सारी ड्यूटी एक्सक्लूडेड थी। अब इसका मतलब ये हो गया कि आईजीएसटी जब पे करोगे आप, तो आईजीएसटी पे सारी ड्यूटी ऐड करके जो निकल के आएगी वैल्यू उस पर पे करना है अपने आईजीएसटी वैल्यूएशन के पर्पज से। तो एसईजेड क्या है जी? मतलब कस्टम वाला मैं ये कह रहा था कि कस्टम में क्या है कि आज की डेट में जो कस्टम वैल्यूएशन रूल थे, जब आप कस्टम से वैल्यू निकलवाते थे तो आप बेसिक एक्साइज ड्यूटी तो अलग पे, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करते थे, दैट इज ए सेपरेट थिंग, उसको हम भूल जाते हैं। सीबीडी पे करते थे, एनएसडी पे करते थे, उसकी वैल्यूएशन बहुत सारे टैक्सेस एक्सक्लूड करके होती थी। जब उन्होंने अभी जो अमेंडमेंट बिल लाया है उसमें इन्होंने कह दिया सिर्फ सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी को छोड़ के, इन टैक्सेस को छोड़ के जितने टैक्सेस ही उस पर और लगे हैं, बीसीडी जो भी एडिशनल ड्यूटी जो भी लगे हैं उसमें, वो ऐड करके वैल्यू निकल के आएगी आईजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। बढ़ा दिया उन्होंने, बढ़ा दिया, सिस्टम में चेंज कर दिया सिस्टम आरसीएम में। हाँ आरसीएम, अब तो आरसीएम वाला हो गया ना। अब एसईजेड क्या है? 5 मिनट का काम है, एसईजेड करते हैं फिर चाय पियेंगे। तो
अच्छा, तो पहले सबसे पहले मैं ये बताता हूँ SEZ है क्या है। देखो SEZ क्या है कि एक ऐसी टेरिटरी, क्या होता है कि अभी तक हमारे पास में ना जितनी भी एक्सपोर्ट बेनिफिट थे, ATHSC होते थे और बहुत सारे बेनिफिट होते थे। एक्सपोर्ट जो बंदा जहाँ से कर रहा है हम उसको एक्सपोर्ट मान लेते थे, गुड्स का कर रहा है तो, सर्विसेज का कर रहा है तो हम उसको वो सारा मान लेते थे। अब ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कुछ यूरोपियन कंट्रीज से, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन मैं चाइना एक स्टडी ट्रिप पे गया था आज से करीब 6 साल पहले, बल्कि 6 साल नहीं बल्कि 9 साल हो गए। तो उस समय हम करीब 1.5 महीने चाइना में रहे थे और उनके SEZ देख के आए थे। एक एक SEZ इतना बड़ा है जितना बड़ा राजस्थान स्टेट। हमारे यहाँ उन्होंने क्या निकाला है, बेसिकली SEZ इज समथिंग व्हाट विच इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। यानी कि उसको एक ऐसा जोन बना दिया कि इस जोन में बैठ के जो आदमी कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, ये माना जाएगा कि वो सिंगापुर में बैठा हुआ है, चाइना में नहीं बैठा हुआ है, इंडिया में नहीं बैठा हुआ, वो सिंगापुर में बैठा हुआ है, वहां से एक्सपोर्ट करेगा। वो कहते हैं कि ना तो उस पर, जैसे आज की डेट में हम किसी भी कंट्री पे एक्सपोर्ट करते हैं कोई टैक्स लगाते हैं, नहीं लगाते। वहां से खरीदते हैं तो टैक्स अपने रिवर्स चार्ज में पे करते हैं। वो लोग इम्यून है ना हमारे टैक्सेशन से। इसी तरीके से जो SEZ वाला एरिया जो डिमार्केटेड हो जाएगा, उस एरिया को हम सिंगापुर की तरह ट्रीट करेंगे। बस ये मान लो आप, आउट ऑफ द टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया ट्रीट करेंगे हम उसको, फॉर द बिजनेस पर्पसेस विद रिलेशंस टू इंडिया एंड विद रिलेशन टू आउटसाइड इंडिया। ये SEZ है बस। नहीं, इस पे हम जीरो रेटेड सप्लाई है ना इसकी। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, ये जब बाहर सिंगापुर कर रहे हो, सिंगापुर में टैक्स नहीं देना पड़ता, इसको क्यों टैक्स देना पड़ेगा? अब कोई फॉर्म नहीं मिलेगा कोई, अब मतलब हाँ वो आएगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आएंगे। मतलब मैंने आपको एक डेफिनेशन दे दी कि दिस इज एज गुड एज यू आर एक्सपोर्टिंग टू सिंगापुर और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सेपरेट कंट्री मान लो, और जो एक्सपोर्ट के प्रोविजन सेपरेट कंट्री के लिए लगते हैं, सेम प्रोविजन यहां लगेंगे। और कुछ नहीं सोचना, अगर कोई बंदा SEZ यूनिट डोमेस्टिक में बेचेगा तो SEZ वाले को कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक वाले को रिवर्स चार्ज में IGST पे करना है। एज गुड एज लाइक दिस। हाँ बताओ। इंपोर्ट पे लग क्या? इंपोर्ट पे कहां से लगेगा IGST? है? नहीं, कुछ लगा के थोड़ा ना देंगे वो। आप IGST रिवर्स चार्ज में पे करोगे। जब आप इंपोर्ट करोगे, आपकी बिल ऑफ एंट्री आएगी, बिल ऑफ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, जो CBD और SAD लगाते हैं ना, वो CBD और SAD वो 3 चीजें लगाते हैं, BCD, CBD और SAD। तो BCD का तो वो भार है बिल्कुल, GST से हमने बात ही नहीं करनी उसकी। जो दूसरी चीज है CBD और SAD, वो कहते हैं कि ये नहीं लगेंगी अब IGST लगेगा और इंपोर्टर को रिवर्स चार्ज में कस्टम में पे करना पड़ेगा। लग के नहीं आएगा, आपको लग के नहीं आएगा। आपने गुड्स को डिस्चार्ज कराते समय आपको वहां IGST कैलकुलेशन करना पड़ेगा कस्टम वैल्यूएशन रूल के हिसाब से, और IGST आपने अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, जिसका इंपोर्टर को क्रेडिट अवेलेबल होगा और वो काम हो जाएगा। वहीं पे करना पड़ेगा। यही तो इन्होंने पूछा था, वही तो कह रहा हूं, ड्यूटी तो इंपोर्टर ही पे करता है, CBD SAD भी इंपोर्टर ही पे करता था, लग के नहीं आती थी। वो भी रिवर्स चार्ज था, ये भी रिवर्स चार्ज है। IGST में वहीं पे करना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो SGST के लिए तो मेरे ख्याल से, मतलब SEZ के लिए तो सारी कहानी खत्म हो गई। अब जब हमने एक ही बात मान ली कि वो सिंगापुर है, ये आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी है, तो जो प्रोविजन एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के वहां लगेंगे, सेम प्रोविजन इसमें लगेंगे। रिवर्स सप्लाई, रिवर्स टैक्स, IGST, रिवर्स चार्ज। एक्सपोर्ट कर रहे हो, नो पेमेंट, कोई टैक्स चार्ज नहीं करना, आपकी जीरो रेटेड सप्लाई, आपको सारा रिफंड मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की तरह। RCM तो देखो दो तरीके के RCM है। एक तो RCM ये है कि जब आप इंपोर्ट से माल छुड़ाने जा रहे हो, वो सेपरेट होगा। इसके अलावा दोनों RCM है, वो टाइम ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजन में RCM के टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है। तो आप ये देख लेंगे किस डेट को आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है, उस टैक्स पीरियड में आपको पे करना है।
और सेम टाइम है जो रेगुलर टैक्स पेमेंट का टाइम है। हाँ हाँ, नहीं उसके बाद ही पे करना, बाद ही। नहीं एडवांस पेमेंट नहीं है इसमें, एडवांस पेमेंट नहीं है इसमें, रेगुलर टैक्स के साथ भी आप आरसीएम पे करेंगे। मैं आपको अकाउंट्स में दिखाऊंगा सारा मैकेनिज्म, अकाउंट्स वाले में कैसे हम पे करेंगे, कैसे होगा पूरा एक मैकेनिज्म। मेरे को कहीं से नकल मार के लाया हूं मैं, वो स्लाइड ना कहीं से नकल मारी है मैंने, शेयर नहीं करूंगा पर दिखाऊंगा जरूर आपको। हाँ 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 हाँ, उसका भी क्रेडिट मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जितना भी उसका इनपुट क्रेडिट है। तो सर एक्सपोर्ट में अब मेरे को डिस्कस करने की कुछ जरूरत रह नहीं है। एक बात थी जो मैंने पहले ही बता दी कि आज की डेट में एक्सपोर्ट, किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट इंटर स्टेट मान लिया है, मैंने यही प्रोविजन लिखे हैं जो उसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में लिखे थे, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, देख रहे हैं ना, वही सेम प्रोविजन लिखे हैं मैंने इसमें। एक जो प्रोविजन है वो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है कि आज की डेट में वैसे तो एसईजेड को किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे करना नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर कोई गुड़गांव में एसईजेड बैठा हुआ है और वो अगर कोई इंपोर्ट करके ला रहा है कहीं से, तो उसको आईजीएसटी कस्टम में उसको एक्सक्लूड नहीं किया है, भूल गए हैं या जान के नहीं किया पता नहीं है, इसका मतलब उसको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा अपनी परचेजेस पे, बट ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ इट। एक तो इस चीज का रिफंड क्लेम करना पड़ सकता है उसको, दूसरा क्लेम और किस चीज का रिफंड क्लेम करना पड़ सकता है एसईजेड को, सोचो जरा है? वो तो सारा जीरो रेटेड है, जीरो है, नील रेटेड है। अगर एसईजेड को सप्लाई करता हूं डोमेस्टिक, तो मेरे को ऐसा कि मैं सिंगापुर को सप्लाई कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं करना ना, नहीं करना ना। लेकिन आप वो सिचुएशन देखो कि एक ही कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसका एक एसईजेड यूनिट है और एक डोमेस्टिक यूनिट है, और उस एसईजेड, उस कॉर्पोरेट ने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना है एसईजेड को, तो उसका भी तो क्लेम मिल जाएगा ना उसको, उसका भी तो रिफंड क्लेम करेगा। इस तरीके की और भी सिचुएशन हो सकती हैं, बट मेरे को ये दो समझ में आई अभी, यानी कि एज सच एसईजेड इज इम्यून फॉर एनी इनपुट टैक्स, बट दीज आर दी टू सिचुएशंस जहां मेरे को लगता है कि उस पर इनपुट टैक्स का बर्डन आएगा, लेकिन ही कैन क्लेम रिफंड दिस एसईजेड। और वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर आप एक ही शहर में बैठ के, अगर आपके दो यूनिट हैं, एसईजेड भी है और डोमेस्टिक भी है, तो एसईजेड के लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है अपने, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एसईजेड से सप्लाई और एसईजेड में सप्लाई all will be treated as interstate supplies between SEZs, to SEZ and by SEZ. All supplies will be treated as interstate supplies. तो इसके बाद में मेरे पास SEZ के लिए क्वेश्चन आवर के लिए ओपन है, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इट इज आउट ऑफ द कंट्री, नॉन टैक्सेटिव, मतलब नॉन टैक्सेटिव। तो हम टी के लिए रुकते हैं, बाकी टी पे डिस्कस करेंगे, फिर आगे रिफंड पे आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच।